अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कल आएंगे भारत, साथ चलेगा 60 गाड़ियों का काफिला। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, बोले वादे के मुताबिक नहीं हुई चीजें। पीएम मोदी को सोनिया गांधी ने लिखा पत्र, बीआरएस नेता के कविता ने उठाए सवाल। एशियन समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले 21वीं सदी एशिया की सदी है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण दर्शन के लिए मथुरा पहुंचे लाखों भक्त। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यानी 8 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें रिसीव कर सकते हैं। 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पहले व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो 7 सितंबर से दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। अब व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वो अमेरिका से जर्मनी के रैमस्टीन शहर जाएंगे, वहां से भारत आएंगे। इसके बाद 9-10 सितंबर को वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन को दिल्ली के ITC मॉडल होटल में ठहराया जाएगा। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। इसी कार में बैठकर वो G20 समिट के लिए भारत जाएंगे। एक समय पाकिस्तान का सपोर्टर रहा अमेरिका पिछले कुछ समय से लगातार भारत को अपना दोस्त बता रहा है। वहीं भारत भी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा की। चंद्र कुमार बोस ने नेताजी की विचारधारा को बढ़ावा देने में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पश्चिम बंगाल नेतृत्व से समर्थन की कमी का हवाला दिया। चंद्र बोस ने चिट्ठी में कहा कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो मुझसे वादा किया गया कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस की समावेशी विचारधारा का प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के साथ मेरी चर्चा तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस की समावेशी विचारधारा पर केंद्रित थी। उस समय मेरी समझ ये थी कि मैं इसका प्रचार करूंगा। मैं बीजेपी के मन से उनकी विचारधारा को पूरे देश में लाऊंगा। चिट्ठी में चंद्र कुमार बोस आगे लिखते हैं कि बीजेपी के फ्रेमवर्क में एक आजाद हिंद मोर्चा बनाने का भी निर्णय लिया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य धर्म, जाति और पंथ के बावजूद सभी समुदायों को भारतीयों के रूप में एकजुट करने की नेताजी की विचारधारा को बढ़ावा देना था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को एकजुट रहने के लिए ये जरूरी है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मेरे प्रयासों को केंद्र और राज्य स्तर पर बीजेपी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए बंगाल रणनीति का सुझाव देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेरे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मेरे प्रयासों को केंद्र और राज्य स्तर पर बीजेपी से कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए बंगाल रणनीति का सुझाव देते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेरे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया। चंद्र कुमार बोस को 2016 में पश्चिम बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 4 साल बाद यानी 2020 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। बोस ने विभिन्न मुद्दों पर पश्चिम बंगाल नेतृत्व पर बार-बार सवाल उठाए थे और 2019 में पार्टी के आधिकारिक रुख के खिलाफ जाकर CAA का विरोध भी किया था। मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास और सबके साथ सबके प्रयास। मगर ये खाली वार्ता रह गया, ये जमीन पे भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। वहीं संसदीय चुनाव प्रणाली में महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षी खेमे की ओर से भी चुनौती देखने को मिल रही है। भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता ने बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से पूछा कि उन्होंने संसद के विशेष सत्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए अपने पत्र में
महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग का उल्लेख क्यों नहीं किया है? सोनिया गांधी से के कविता का यह सवाल कांग्रेस को असहज कर सकता है क्योंकि वो खुद को इसके पक्ष में है, लेकिन INDIA के कई अहम सदस्य महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ हैं। यह आधी आबादी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के सामने गठबंधन में कोई फूट बचाने की मजबूरी भी है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर चुप्पी के बाद तेलंगाना से BRS ये मुद्दा उठा सकती है कि कांग्रेस को महिलाओं की फिक्र नहीं है। हालांकि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु माना जा रहा है कि इस दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कविता के रुख से स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष को BRS का समर्थन मिल सकता है। लोकसभा में BRS के 9 सदस्य हैं। सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जिन 9 मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया था, उनमें देश की आर्थिक स्थिति, जाति आधारित गणना, सीमा पर चीन के साथ तनाव और आदानी मुद्दा समूह मामलों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। इनमें महिला आरक्षण की चर्चा नहीं है। सोनिया के पत्र के बाद कविता ने ट्वीट करके सीधा सवाल किया है कि क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय महत्व का विशेष नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जरूरत को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। ये विधेयक राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है और लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त बहुमत है। ऐसे में माना जा रहा है कि कविता ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सोनिया को महिला विरोधी साबित करने का प्रयास किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हमारा मंत्र है। पीएम ने आगे कहा, भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूँ। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके बाद इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट इन एक्शन के तहत तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से दिल्ली का स्लोगन दिया। दरअसल तिमोर लेस्ते की राजधानी का नाम दिल्ली है। इससे पहले जकार्ता पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक अंदाज से स्वागत हुआ था। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आसियान समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ये दौरा भारत में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले कर रहे हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि आसियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो गई है और 8 सितंबर तक चलेगी। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कम्बोडिया, फिलीपींस और ब्रुनई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट रखा है। इसे इंडो पैसिफिक फोरम नाम दिया गया है। इस फोरम के जरिए आसियान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्य को लेकर राय देंगे। इसमें आसियान देशों की इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। हाल ही में चीन ने एक नक्शा जारी किया था जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई आसियान देशों ने आपत्ति जताई थी। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन के विवादित मैप का विरोध किया था। उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिज कर दिया। फिलीपींस ने कहा, चीन को जिम्मेदारी से फैसले लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वहीं मलेशिया ने नक्शे को लेकर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराई है। मैप में चीन ने हैनान द्वीप के साउथ में 1500 किलोमीटर तक एक यू शेप की लाइन दिखाई है। ये लाइन वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई और इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरती है। चीन के इस नए मैप से ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर किया गया है। इसमें एक 10 डैश वाली लाइन है जिसके जरिए चीन ने ताइवान को अपने हिस्से में दिखाया है। ये मैप 1948 में जारी नक्शे की तरह ही है। भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। इसके चलते पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल व्यापक रणनीति साझेदारी के बाद द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते हैं। इसके तहत रक्षा, आर्थिक और तकनीकी हितों के बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है। वहीं इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। वहीं हाल ही में साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री ने फिलीपींस के जहाज पर वाटर गन, कैनन गन से हमला कर दिया था। इस पर अमेरिका ने चीन पर इलाके में तनाव पैदा करने और दूसरों के इलाके में घुसपैठ करने के आरोप लगाए थे। दरअसल साउथ चाइना सी को लेकर आसियान के 5 सदस्य देशों और चीन में विवाद है। इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए आसियान देश अमेरिका और भारत की मदद चाहते हैं।
दरअसल 1990 के दशक में आई एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन देशों को चीन पर निर्भरता काफी बढ़ गई थी। उस दौरान चीन की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर थी। इसके चलते आसियान ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की और डायलॉग पार्टनर भी बनाया। हालांकि जब चीन ने इसका फायदा उठाना शुरू किया तो इन दो देशों ने अमेरिका और भारत जैसे देशों से संबंध मजबूत कर इन्हें अपना डायलॉग पार्टनर बना लिया। जकार्ता में आसियान की चीन, जापान और साउथ कोरिया के साथ बैठक के दौरान चीनी पीएम ली कीयांग ने कहा, दुनिया में नए कोल्ड वॉर की टालना बहुत जरूरी है। सभी देशों को एक दूसरे के साथ चल रहे तनाव को साझेदारी से सुलझाने की जरूरत है। गुटबाजी और एक का साथ देने की भावना को पीछे छोड़ना होगा, तभी नए शीत युद्ध का रोका जाएगा। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त की लाइनें लगी हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लेकर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला और तुलसी आरती शुरू हो गई है। बता दें कि इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर कहा, श्रद्धा और भक्ति का ये पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। यही कामना है। जय श्री कृष्ण। बता दें कि गुरुवार रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भागवत के मंदिर में दूध दही से अभिषेक होगा। इस मनमोहक पल को आंखों से निहारने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचने लगे हैं। वहीं बुधवार को दोपहर बाद जन्म स्थान के आसपास की सड़कों पर केवल आस्थावान ही दिखाई दिए। अनुमान यह है कि 10 लाख के आसपास श्रद्धालु रात तक धर्मनगरी में पहुंच चुके थे। वहीं तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर अभी बवाल थमा नहीं है कि एक और बयान चर्चा में आ गया है। डीएमके सांसद ए राजा ने अब सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ए राजा ने सनातन धर्म को मसले पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बहस करने की चुनौती दे दी। ए राजा ने बुधवार को इस पूरे विवाद पर कहा कि उदयनिधि ने जो भी बोला वो काफी कम है। उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है जिन्हें समाज में घिनौना कहा जाता है। अगर आपको सनातन को परिभाषित करना है तो आप एचआईवी को देखिए। समाज के लिए सनातन ऐसा ही काम करता है। डीएमके सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि वो मुझसे सनातन धर्म पर बहस कर ले। दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को बुलाए शंकराचार्य को भी बैठाए और अपने सभी हथियारों को छोड़ दे। सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि बिहार से भी ऐसा ही बयान सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि जो लोग टीका लगाकर घूमते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत किनके वक्त में गुलाम बना है? ये सब टीका लगाने वालों की वजह से हुआ है। बीजेपी और आरएसएस आज देश को बांटने में लगी हुई है, लेकिन इससे देश नहीं चलता है। दरअसल ये सारा विवाद उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद हुआ था। उदयनिधि ने अपने एक संबोधन में कहा था कि सनातन धर्म में सुधार नहीं बल्कि उसे खत्म करने की जरूरत है। यह धर्म एक बीमारी की तरह है, जैसे कि समाज में डेंगू और मलेरिया होते हैं। उदयनिधि के इसी बयान के बाद देश में सनातन धर्म को लेकर बहस शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि इस तरह के बयान का सही तरीके से जवाब देना चाहिए। यही कारण है कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री इस मसले पर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं और खुले तौर पर विपक्ष को सनातन धर्म के मसले में घेर रहे हैं। डीएमके नेताओं के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर आईएनडीआईए गठबंधन में अलग अलग रुख दिखे। कुछ नेताओं ने तो इस पर चुप्पी साधी है और इस तरह के बयान देने से बचने के लिए कहा है। साथ ही कुछ ने इसे पार्टी का बयान बताया है। यही कारण है कि सनातन धर्म की इस डिबेट पर विपक्ष में कई फूट नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वो इंडिया बनाम भारत के विवाद पर ना बोले। साथ ही G20 समिट पर अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई मिनिस्टर बयान ना दे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को कुछ शर्तों के साथ सनातन धर्म विवाद पर बोलने की परमिशन दी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। 4 दिन बाद भी वे अपने बयान पर कायम हैं। उदयनिधि ने बुधवार को चेन्नई में कहा वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। स्टालिन के बयान पर दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी नेता नागराज नायक ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एम मोदी ने मंत्रियों से G20 इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि ऐप से मंत्रियों को विदेशी मेहमानों से बातचीत करने में आसानी होगी। ये ऐप विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसमें समिट के सभी इवेंट के बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार तक इस ऐप को 15,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए सभी G20 देशों की भाषाओं में विदेशी मेहमानों से बातचीत की जा सकेगी। इसमें कुल 24 भाषाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को G20 समिट में शामिल होने के लिए भी निर्देश दिए। 9 सितंबर को डिनर में शामिल होने वाले सांसदों को पहले अपनी गाड़ियों में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचना होगा। यहां से वो बसों में सवार होकर वेन्यू तक जाएंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह वेन्यू तक पहुंचेंगे। मंत्री और मुख्यमंत्री शाम 5:50 पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और 6:30 तक वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, मंत्रियों की समिट के प्रोटोकॉल और दूसरे मामलों के बारे में बताया। G20 समिट का आयोजन भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसके सजावट में हर राज्य के आर्टवर्क का इस्तेमाल है। सबसे खास समिट हॉल के लिए चेक रिपब्लिक से मंगाया गया झूमर है। इसी हॉल में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मीटिंग करेंगे। वहीं चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन के खिलाफ दिए बयान पर उदयनिधि ने गुरुवार को सफाई दी है। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि ने कहा, वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने कहा था, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। इस बयान को लेकर उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर तमिलनाडु सीएम के बेटे ने कहा, वो सभी केस का कानूनी रूप से जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी कार्यक्रम में उदयनिधि के बयान का समर्थन करने वालों पर पलटवार किया। स्मृति ने कहा, भगवान कृष्ण के जयकारे इतने ऊंचे होने चाहिए कि वो सनातन धर्म को चुनौती देने वालों तक पहुंचे। जब तक भक्त जीवित है, कोई भी हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता। इससे पहले बुधवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक में ये मुद्दा उठाया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा था कि मंत्रियों को सनातन धर्म की बहस का करारा जवाब देना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने उदयनिधि का बयान सुना है। वो एक मंत्री हैं और कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा और किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं और अन्य धर्मों के लोग भी इस देश में रहते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन वाले बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया के खिलाफ तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज कराई है। एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने कहा था कि सनातन धर्म पर उदयनिधि की हालिया टिप्पणी का मतलब है सनातन को मानने वाली 80% आबादी का नरसंहार कर दो। जिसके बाद उदयनिधि ने कहा, पीएम मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कांग्रेसियों को मार देना चाहते हैं? उदयनिधि के सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान पर बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका सुधीर कुमार ओझा ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल की है। इस पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले उदयनिधि ने खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं यूपी के रामपुर में वकीलों ने स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं बुधवार को कर्नाटक बीजेपी नेता नागराज नायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से खुद दखल देने की मांग की है। इनमें 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स और सेना के 118 रिटायर्ड अफसर हैं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ स्टालिन पर कोई एक्शन न लेने के लिए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं रामनगरी अयोध्या सज संवर रही है। 5-10 हजार करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ से इसमें रामलला के मंदिर की लागत अलग है। सरकार का टारगेट अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने का है। ये इसी से समझा जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। मंगलवार को पीएम ने अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर दिल्ली में मीटिंग की। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या कमिश्नर और डीएम भी पहुंचे। मंथन हुआ कि आखिर कैसे अयोध्या को और सुंदर और बेहतर बनाया जाए। सियासी लोग इस पूरी कसरत को 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या में सरकार 320 करोड़ की लागत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही है। 2 फेज में इसे बनाया जा रहा है। रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिल्डिंग भी 80% तक तैयार है। पर्यटन विभाग के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी जनवरी से पहले एयरपोर्ट के 2nd फेज का निर्माण पूरा होने के बाद 700 से ज्यादा यात्रियों की हैंडल किया जा सकता है। एयरपोर्ट से 15 मिनट में राम मंदिर पहुंचा जा सकता है। अयोध्या धाम बस स्टेशन को भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसे 9 एकड़ में 219 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। जो लोग अपनी निजी वाहन से अयोध्या आएंगे वो जन्मभूमि से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करेंगे। इसके बाद ई रिक्शा से मंदिर तक जा सकते हैं। अयोध्या जंक्शन के लिए 150 करोड़ का बजट तैयार किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 230 करोड़ कर दिया गया है।
नए स्टेशन को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। करीब 10,000 वर्ग मीटर में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसमें 250 कैमरे, डॉर्मेट्री, एस्केलेटर, फूड प्लाजा और 24 कोच के 3 प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार की योजना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इस नई स्टेशन बिल्डिंग को शुरू करने की है। पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। ट्रेन में राम मंदिर जाने के 3 रास्ते हैं। काशी से आए तो अयोध्या जंक्शन उतरेंगे, लखनऊ से आए तो अयोध्या कैंट और गोरखपुर से आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन पर उतरेंगे। अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। अयोध्या कैंट से इसकी दूरी 9 किलोमीटर और रामघाट से 3 किलोमीटर है। क्योंकि सरकार ने 20 से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को लाइसेंस दिया है, अयोध्या में 20 5 स्टार होटल खोले जाएंगे। इसमें ताज होटल समेत कई बड़े ग्रुप शामिल हैं। ताज ग्रुप ने तो जमीन भी तलाश ली है। ताज ग्रुप अयोध्या में जल्द 5 स्टार होटल बनाएगा। इसके अलावा विवांता 100 कमरे वाले और जिंजर 120 कमरे वाले होटल खोलेगी। यही नहीं, रेडिसन और ओयो ग्रुप भी लग्जरी होटल बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा पर्यटकों के रोमांच के लिए क्रूज भी चलाए जाएंगे। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद रामनगरी में पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि सरकार राम मंदिर बनने के बाद देश के सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या में लाने की तैयारी में है। अफसरों का मानना है कि मंदिर बनने के बाद यहाँ हर महीने 1 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, यानी साल में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। वहीं भारतीय सेना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर फोकस कर रही है। इसलिए उसने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान से विपरीत हालात में मुकाबले के लिए जम्मू कश्मीर के नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर पर स्वदेशी ड्रोन तैनात किए हैं। उधर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के स्ट्रेटेजिक न्योमा बेल्ट में 218 करोड़ की लागत से एयरफील्ड बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता ने कहा कि दुश्मन का मुकाबला करने या निगरानी करने के लिए हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हाईटेक ड्रोन तैयार किए गए हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन और ऑटोनोमस व्हीकल्स को लेकर काफी रिसर्च हुआ है। सेन गुप्ता ने कहा, हम लॉजिस्टिक ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनको लेकर अलग अलग चुनौतियां हैं। हम ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक ड्रोन पर ऊंचाई वाले इलाकों में बनी चौकियों तक वजन ले जा सकेंगे। नॉर्दर्न कमांड के मेजर जनरल SBK सिंह ने कहा कि सेना ने खरीद के लिए कुछ हथियारों की पहचान की है। उनमें से एक को SMI के नाम से जाना जाता है। ये 2 हथियार का कॉम्बिनेशन है। हम इस बार सिंपोजियम में प्रदर्शित करेंगे। 13,400 फीट की ऊंचाई पर बना न्योमा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से चीन के साथ चल रहे विवाद के दौरान जवानों और रसद लाने ले जाने के लिए किया गया है। इसमें चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन किया गया है। न्योमा बेल्ट को 218 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाना है। इस एयरफील्ड के बनने में लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उत्तरी सीमाओं पर IAF की क्षमता में वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना ने थल सेना और नौसेना के साथ चीन बॉर्डर से लगे सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड एरिया में हेलीकॉप्टिंग और डाइविंग एक्सरसाइज की। ये कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सिक्किम जैसे दूर दराज वाले इलाकों में युद्ध जैसे हालात बनने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों की मदद करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।